एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की राजनीति विज्ञान की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का दौर। पहला पार्ट है ये, शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर में शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध के प्रभाव सभी का अध्ययन करेंगे हम। शीत युद्ध का अर्थ सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध एक युद्ध न होते हुए भी युद्ध जैसी स्थिति है, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व को शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया था। जवाहरलाल नेहरू ने भी शीत युद्ध की परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि ये दो विचारधाराओं का संघर्ष नहीं होकर दो भीमाकार शक्तियों का संघर्ष है। दो भीमाकार शक्तियों के संघर्ष के बारे में बात की जवाहरलाल नेहरू ने। यह हमें ध्यान रखना है। सवाल पूछ ले, भीमाकार शक्तियों का संघर्ष किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। शीत युद्ध के कई उपनाम हैं, जिनमें से जैसे स्नायु युद्ध, वॉर ऑफ नर्व्स, वैचारिक युद्ध था, एक प्रकार आइडियोलॉजिकल युद्ध था, मनोवैज्ञानिक युद्ध था। दो प्रकार की विचारधाराओं में युद्ध था, एक विचारधारा थी पूंजीवादी तो दूसरी साम्यवादी। पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा। JL नेहरू ने शीत युद्ध को निलंबित मृत्युदंड कहा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा शीत युद्ध की तुलना किससे की? निलंबित मृत्युदंड से की। शीत युद्ध के प्रमुख लक्षण हैं, जैसे कि ये दो विचारधाराओं का युद्ध था, एक तरफ पूंजीवाद, दूसरी तरफ साम्यवाद। पूंजीवाद में तो होता है प्राइवेटलाइजेशन होता है, इसमें सरकार का नियंत्रण कम होता है और प्राइवेट सेक्टर का नियंत्रण होता है उद्योगों पर। साम्यवादी में समाजवाद होता है और सरकारी या राज्य के अधीन होते हैं। सारे उद्यम जो होते हैं, बड़े बड़े उद्योग राज्य के अधीन यानी सरकार के अधीन होते हैं, वो साम्यवादी व्यवस्था कहलाती है। पूंजीवाद का समर्थक और उसका नेता था USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। साम्यवाद का समर्थक था सोवियत संघ, जिसे हम USSR भी कहते हैं। शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था, ये एक वाक युद्ध था। शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, जासूसी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियां, कई सैनिक संधियां जैसे कि नाटो थी, ये अमेरिका के अधीन थी और 1949 में इसकी स्थापना हुई। 1949 में, याद रखना हमें। सीटो है, सीएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीएटो ये साउथ ईस्ट एशिया के लिए थी, जिसमें पाकिस्तान भी इसका सदस्य बना। पाकिस्तान भी इसका सदस्य बना। पूछ ले पाकिस्तान किसका सदस्य बना? तो सीएटो का सदस्य बना पाकिस्तान। वारसा पैक्ट है। वारसा पैक्ट किसका था? ये सोवियत संघ का था। वारसा पैक्ट सोवियत संघ का था। नाटो और सीटो दोनों USA के थे। नाटो सीटो USA के पूंजीवादी देशों का संगठन था। वारसा पैक्ट साम्यवादी या समाजवादी देशों का एक संगठन था। प्रादेशिक संगठन भी बनाए गए। प्रादेशिक संगठन बनाए गए और स्थिति को मजबूत करने लगे। असली यह यथार्थ युद्ध से भी भयानक था। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे कहा असली युद्ध यथार्थ युद्ध से भी भयानक। शीत युद्ध के कारण क्या थे? तो शीत युद्ध के कारण को दो भागों में बांट सकते हैं। तो विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध से पहले और विश्व युद्ध के दौरान, और दूसरा कारण था दूसरे विश्व युद्ध के बाद के कारण। पहले भाग में हम सबसे पहले बताएं रूसी क्रांति। रूसी क्रांति उस जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। कब हुई ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुई 1917 में। 1917 में इसका नेता थे VI लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। याद रखना है कि रूसी क्रांति किसने की? तो व्लादिमीर लेनिन ने की। और इन्होंने 1917 से 1924 तक USSR के ये बने रहे राष्ट्रपति। याद रखना हमें नाम। रूसी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? तो लेनिन के नेतृत्व में हुई। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न था, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय का बात है। सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी ने जब रूस पर आक्रमण कर दिया, जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया या सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया, USSR पर आक्रमण कर दिया, USSR पर आक्रमण किया, तो USSR ने
अमेरिका और यूएसए और यूके के जो अधीन सेना थी उसको खोलने के लिए कहा। दूसरा मोर्चा जो था उसे कहा कि उसको रिलीज कर दो ताकि जर्मनी के आक्रमण को रोका जा सके। लेकिन मित्र राष्ट्रों और ये पश्चिमी यूरोप पूंजीवादी देश थे, इन्होंने चाहा कि एक बार आक्रमण करने दो। फिर उसके बाद में थोड़े देर तक रूस का काफ़ी नुकसान हो चुका था, इसलिए यूएसएसआर उससे नाराज़ था। फिर युद्धोत्तर उद्देश्य में अंतर हो गया। युद्ध के बाद में अमेरिका जो था संपूर्ण संसार में पूरे विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। वहीं यूएसएसआर जो है, सोवियत संघ है, पूरे विश्व में साम्यवादी शासन स्थापित करना चाहता था। साम्यवादियों का एक शब्द है सर्वहारा की तानाशाही। तो यूएसएसआर वाले सर्वहारा श्रमिक वर्ग के लिए आता है। श्रमिक वर्ग के लिए शब्द आता है सर्वहारा की तानाशाही शब्द कार्ल मार्क्स ने दिया था। सर्वहारा की तानाशाही कार्ल मार्क्स ने दिया था और ये साम्यवादियों के लिए एक पवित्र शब्द है। इसको ये पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहते थे, इसलिए अमेरिका ने इसका विरोध किया। सोवियत संघ की यूएसए से परमाणु हथियारों के संबंध में नाराजगी थी। सोवियत संघ ने अमेरिका से कहा, भाई तुमने परमाणु हथियार बना लिए, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं, हम जबकि मित्र राष्ट्र हम साथ में लड़ रहे थे। अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी, दो शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, दो शहरों पर परमाणु बमों से हमला कर दिया। परमाणु बम से हमला कर दिया। हिरोशिमा पर किया 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पर कर दिया 9 अगस्त 1945 को। ये हमला कर दिया तो फिर उस समय युद्ध भी समाप्त हो गया। हिरोशिमा पर जिससे अटैक किया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जिससे हमला किया था उसका नाम था फैट मैन। सोवियत संघ जो दूसरे प्रकार के कारण हम पढ़ रहे हैं, दूसरे प्रकार के कारण हम पढ़ेंगे जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुए थे, जिसमें पहला कारण है सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना करना। सोवियत संघ ने याल्टा समझौते की अवहेलना कर दी। याल्टा समझौता में बात हो रखी थी, भाई अलग अलग देशों में जो थे उन पर अलग अलग देशों का आधिपत्य होगा, मतलब पश्चिमी जर्मनी पर पश्चिमी यूरोप का आधिपत्य होगा और पूरी जर्मनी पर पूरी यूरोप, जैसे कि साम्यवादी देश थे यूएसएसआर सोवियत संघ का आधिपत्य होगा। याल्टा सम्मेलन हुआ कब था? याल्टा सम्मेलन क्रीमिया द्वीप पर हुआ था 4 से 11 फरवरी 1945। ये इम्पोर्टेंट है, 4 से 11 फरवरी 1945। और ये 3 नेता उन समय मध्य भाग लेते थे। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता थे उस समय के। यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, और यूएसएसआर सोवियत संघ के नेता थे स्टालिन राष्ट्रपति थे उस समय। वो तीनों ने भाग लिया। सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते की अतिक्रमण किया गया। बाल्कन देश थे उस समय, सिस्टम किया गया कि बाल्कन देशों पर किन किन का अधिकार होगा। उस समय एक समझौता हुआ 1944 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही हुआ था 44 में, कि रोमानिया बुल्गारिया पर तो अधिकार रहेगा सोवियत संघ का, यूनान पर रहेगा ब्रिटेन का रहेगा। लेकिन सोवियत संघ ने यूनान में साम्यवादी दलों की मदद करने के लिए कोशिश की, इसलिए ये नाराज हो गए थे। तो बाल्कन समझौते का अतिक्रमण हुआ। ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। विश्व युद्ध समाप्त हो गया, फिर भी ईरान से सोवियत संघ ने अपनी सेना नहीं हटाई, जबकि यूएसए और यूके, फ्रांस आदि की सेनाओं को वहाँ से हटा लिया गया, लेकिन सोवियत सेना वहीं पर रही
और उन्होंने कहा भाई हम तो यहीं रहेंगे, ईरान में भी साम्यवादी शासन की स्थापना करेंगे। इसलिए पश्चिमी पूंजीवादी देश इससे नाराज हो गए। अमेरिका द्वारा यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, बाल्कन समझौते का अतिक्रमण हो गया, इसमें आ गया, ये इसी में आ गया वापस। यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ, बार दूसरी बार फिर हुआ। फिर है अमेरिका द्वारा ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना। ट्रूमैन सिद्धांत क्या है, मार्शल योजना क्या, आगे इसके बारे में बताया गया। फिर भी ट्रूमैन अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक प्लान बनाया, एक सिद्धांत, मतलब जो देशों में पश्चिमी एशिया के देशों में जैसे कि टर्की है, ईरान, यूनान आदि में साम्यवादी शासन को रोकने के लिए कुछ सहायता की थी। और वही इसी प्रकार मार्शल योजना में भी पश्चिमी यूरोप के देशों के लिए थी। पश्चिमी यूरोप के देशों के लिए ट्रूमैन सिद्धांत, पश्चिमी एशिया के लिए, पश्चिमी एशिया पश्चिमी यूरोप में यूएसएसआर का टर्की पर दबाव था, जिससे भी वहाँ पर साम्यवादी शासन की स्थापना करने के लिए और साम्यवादी दलों को प्रोत्साहित करने के लिए टर्की पर दबाव लगा रहा था यूएसएसआर, जिससे पश्चिमी पूंजीवादी देशों को उससे नाराजगी हुई। यूएसएसआर सोवियत संघ का अमेरिका द्वारा एक दूसरे के विरोध में प्रचार अभियान शुरू हो गया। अखबारों के माध्यम से, अलग अलग रेडियो समाचारों के माध्यम से वे एक दूसरे के विरोध में प्रचार कर रहे थे। और चर्चिल का फुलटन भाषण, ये इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है। चर्चिल का फुलटन भाषण, अमेरिका में फुलटन द्वीप है, वहाँ पर फुलटन नामक स्थान पर ब्रिटेन के राष्ट्रपति चर्चिल ने भाषण दिया 5 मार्च 1946 को। और उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों को मिलकर सोवियत संघ यूएसएसआर का विरोध करना चाहिए, उसे रोकने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यदि ये प्रयत्न हम नहीं करेंगे तो बाद में इसको नहीं रोका जा सकता। इसलिए फुलटन भाषण में ये इसे कहते हैं कि ये एक प्रकार का शीत युद्ध की खुली शुरुआत यहीं से मानते हैं। शीत युद्ध की असली शुरुआत, खुली शुरुआत चर्चिल का फुलटन भाषण, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लेना आप। चर्चिल का फुलटन भाषण कब हुआ, 5 मार्च 1946 को। बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, यूएसएसआर ने कर दी थी बर्लिन की नाकेबंदी। कब तक की, 24 जून से 48 उन्होंने शुरू की और लगभग एक साल के समय तक, लगभग एक साल तक उन्होंने बर्लिन की नाकेबंदी करके रखी। बर्लिन जर्मनी की राजधानी थी। बर्लिन कौन है, जर्मनी की राजधानी उस समय भी थी और अब भी है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। बर्लिन की नाकेबंदी कर दी यूएसएसआर ने 24 जून 1948 से 12 मई 1949 तक, 12 मई 1949 तक। तो इसे एक तरह से लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाता है। लंदन प्रोटोकॉल कब हुआ, 12 सितंबर 1944 को लंदन प्रोटोकॉल हो गया। उसमें कहा गया कि भाई पश्चिमी जर्मनी पर पश्चिमी देशों का प्रभाव रहेगा और पूर्वी जर्मनी पर पूर्वी यूरोप जैसे कि सोवियत संघ का प्रभाव रहेगा। लेकिन यूएसएसआर ने बर्लिन की कर दी नाकेबंदी 1948 में, तो इससे पश्चिमी पूंजीवादी देशों को इसका विरोध करना पड़ा। यूएसएसआर का वीटो का बार बार प्रयोग करना। वीटो क्या होता है, वीटो होता है सिक्योरिटी काउंसिल में। वीटो क्या होता है, वीटो कहाँ होता है, वीटो होता है सुरक्षा परिषद, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में नकारात्मक वोट देने को वीटो का प्रयोग कहते हैं। वीटो के प्रयोग 5 देशों के पास है, जो कि जिसे P5 भी कहते हैं, पावर 5, जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों को यह अधिकार मिलता है। इस प्रकार यूएसएसआर हर पूंजीवादी देशों के सभी विचारों का, सभी प्रस्तावों का विरोध करने उसमें वीटो का प्रयोग करता था बार बार। इससे पूंजीवादी देश नाराज हो रखे थे। यूएसएसआर की लैंड लीज सहायता बंद किया जाना। लैंड लीज के नाम पर यूएसएसआर की यूएस से सहायता करता था, कुछ उस आर्थिक सहायता मिलती थी। यूएसएसआर सोवियत संघ इस लैंड लीज की सहायता से पहले से ही ये नाराजगी थी कि ये बहुत कम है। यूएसएसआर का कहना था कि ये जो वर्तमान में लैंड लीज मिल रही है वो बहुत ही कम है और कम थी, और उसको भी अब तो बंद कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया। तो इससे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और इसने अमेरिका का विरोध किया। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान
शीत युद्ध के सारे कारण पढ़ लिए, इनमें से थोड़ा सा डिटेल से दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जो अमेरिका ने परमाणु हमला किया था इसके बारे में जानकारी है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर हमला कर दिया था, 6 अगस्त को किया था हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को 1945 में नागासाकी पर। 9 अगस्त याद रखना हमें, 9 से 9 और 9 से नागासाकी, एक याद हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। हिरोशिमा 6 अगस्त हो जाएगा, 9 अगस्त से नागासाकी 9 अगस्त हो गया। हिरोशिमा पहले हुआ छोटा है, देखो 9 और 6 में छोटा कौन सा है, 6 छोटा है तो ये हो गया लिटिल बॉय, 6 छोटा इसलिए हो गया लिटिल बॉय, और 9 बड़ा है इसलिए इसे कह दिया फैट मैन। लिटिल बॉय और फैट मैन, लिटिल बॉय, लिटिल के लिए लिटिल बॉय, बड़ा है इसलिए हो गया फैट मैन। तो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, लिटिल है इसलिए लिटिल बॉय, 9 है इसलिए नागासाकी, 9 से नागासाकी, ठीक है। जिसके कारण सोवियत संघ ने अमेरिका पर विश्वासघात का आरोप लगाया। सोवियत संघ ने ये पहली बार, पूरी दुनिया ने ही, सोवियत संघ तो क्या पूरी दुनिया ने ही पहली बार परमाणु हमला देखा था। परमाणु हमला पहली बार देखा था पूरी दुनिया ने कि ये परमाणु हमला होता क्या है। इससे पूरी दुनिया स्तब्ध रह चुकी थी, आश्चर्यचकित हो चुकी थी, अचंभित हो गई कि ये किस प्रकार की मिसाइल है। जिससे सोवियत संघ भी नाराज हुआ कि हम मित्र राष्ट्र हैं, हम साथ में युद्ध करते हैं, लेकिन अमेरिका ने हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, इसलिए वो उस पर नाराज हो गया। और शीत युद्ध का बहुत प्रमुख कारण माना जाता है। ट्रूमैन सिद्धांत क्या है? ट्रूमैन सिद्धांत हमें ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना, मोलोतोव योजना, नाटो, सीटो, ये क्रम से पूछा जाता है कि इनको कालानुक्रम में जमाइए, कालानुक्रम में जमाइए। कालानुक्रम काल के अनुसार, समय के अनुसार, जो सबसे पहले आया उसको पहले लिखना है और बाद में आया उसे बाद में लिखना है। तो इस प्रकार ट्रूमैन सिद्धांत पहले आया और मार्शल योजना बाद में आई, दोनों ही 1947 में ही है। ट्रूमैन सिद्धांत तो फरवरी 1947 में आया था और मार्शल योजना मार्च 1947 में आया था। ये एक महीने का फर्क, लेकिन ट्रूमैन सिद्धांत पहले है, मार्शल बाद में है। ट्रूमैन सिद्धांत, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन थे और उन्होंने 3 देशों की मदद की थी। पश्चिमी, ये है पश्चिमी एशिया के लिए, पश्चिमी एशिया के लिए, पश्चिम एशिया में यूनान, टर्की, ईरान की इन्होंने सहायता की थी। मार्शल योजना है पश्चिमी यूरोप की सहायता के लिए, पश्चिमी यूरोप का पुनर्निर्माण करने के लिए अमेरिका ने सहायता दी थी। सहायता कैसी थी? आर्थिक सहायता थी। सहायता किस प्रकार की थी? आर्थिक सहायता थी। और अमेरिका की जो कैपिटल है, जो पूंजी है, जिसे हम कहते हैं करेंसी कहते हैं जिसको, वो है डॉलर। तो इसे कहते हैं डॉलर कूटनीति या डॉलर डिप्लोमेसी, डॉलर डिप्लोमेसी, डॉलर कूटनीति इसको कहते हैं। तो मार्शल योजना 1947 से 52 तक, ये 5 साल तक, 5 वर्षों तक अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की सहायता। अमेरिका पूरे विश्व में पूंजीवाद की स्थापना करना चाहता था और यूएसएसआर पूरे विश्व में साम्यवाद की स्थापना करना चाहता था। इसलिए दोनों ही एक दूसरे, अपने समर्थक देशों की संख्या बढ़ाना चाहते थे और एक दूसरे की सहायता करते थे। इसलिए तरह तरह की योजनाएं लेकर आते थे। सोवियत संघ ने योजना लेकर आए थे मोलोतोव योजना, जिसे कहते हैं मोलोतोव योजना, जिसे ब्रदर्स प्लान भी कहते हैं, ब्रदर प्लान या ब्रदर्स प्लान। ये पूर्वी यूरोप के लिए पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता थी। इसको मार्शल योजना का उत्तर या मार्शल योजना का जवाब भी कहते हैं, या यूएसएसआर की मार्शल योजना भी कहते हैं। मोलोतोव योजना को ये भी 1948-49 में आई थी। आगे है कोरियाई युद्ध। उत्तरी कोरिया ने 1950 में दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। तो इसमें अमेरिका ने उत्तर कोरिया का विरोध किया और उसे आक्रामक घोषित कर दिया, और अमेरिका ने दक्षिण कोरिया का पक्ष लिया था। इसलिए यूएसएसआर भी नाराज हो गया। यूएसएसआर की उत्तरी कोरिया से दोस्ती थी, इसलिए यूएसएसआर ने उत्तरी कोरिया का साथ दिया। चीन ने भी उत्तरी कोरिया का उस समय साथ दिया था, चीन ने उत्तरी कोरिया का साथ दिया। भारत के जवाहरलाल नेहरू ने भी चीन का साथ दिया था उस समय, इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का विरोध जैसा ही था एक प्रकार से, और चीन का साथ था।
वियतनाम में अमेरिका ने हस्तक्षेप कर दिया। यूएसए ने वियतनाम में आक्रमण किए थे। 1945 से 75 तक कई बार हमले किए। 1945 से 75 तक कई बार किए थे, क्योंकि वियतनाम में साम्यवादी दलों की प्रभुत्व था और अमेरिका को साम्यवादी दल बिल्कुल पसंद नहीं, वो पूंजीवाद की बात करता है। इसलिए अमेरिका ने वियतनाम पर कई बार हमले किए। फिर हुआ बगदाद समझौता। बगदाद समझौता को सेंटो भी कहते हैं। बगदाद समझौता को सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो कब हुआ? 1955 में हुआ। 1979 तक ये रहा। 1955 से 1979 तक यूएसए के नेतृत्व का ये एक सैनिक संगठन था। तो इसके उत्तर में लेकर आए वार्सा पैक्ट, लेकर आए यूएसएसआर के नेतृत्व में एक सैनिक संगठन। यूएसएसआर ने भी एक पैक्ट किया, समझौता किया। पैक्ट मतलब समझौता 1955 में किया, वार्सा नामक स्थान पर किया, इसलिए इसे वार्सा पैक्ट कहते हैं। फिर एक पहले की स्थापना हो चुकी थी नाटो की। सबसे पहले नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। फिर 1955 में सेंटो, एक सिएटो की भी स्थापना की थी, सिएटो, सेंटो, और 1955 में ही वार्सा की, सबसे अंत में वार्सा की स्थापना की थी। और वार्सा पैक्ट जो है 1955 में ये शुरू हुआ और 1991 में इसको समाप्त कर दिया। 1955 से 1991 तक ये अस्तित्व में रहा, लेकिन नाटो आज भी विद्यमान है, आज भी ये अस्तित्व में है। हंगरी में यूएसएसआर का हस्तक्षेप हुआ। हंगरी में साम्यवादी दलों की सोवियत संघ ने काफ़ी मदद की। 1956 में वहाँ पर हस्तक्षेप किया, तो इससे पश्चिमी पूंजीवादी देश इससे नाराज हो गए। क्यूबा में यूएसए द्वारा बे ऑफ पिग्स आक्रमण हुआ 1961 में। ये क्यूबा मिसाइल संकट का ही एक भाग है। ये एक बार यूजीसी नेट में भी सवाल आ चुका है। यूजीसी नेट के एग्जाम में ये सवाल आ चुका है कि बे ऑफ पिग्स किससे संबंधित है? तो बे ऑफ पिग्स संबंधित है हमारे क्यूबा मिसाइल संकट से संबंधित है। क्यूबा मिसाइल संकट हम बाद में पढ़ते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि पिग्स में हमला 61 में कर दिया और इसके बाद में यूएसएसआर ने बर्लिन में दीवार खड़ी कर दी 1961 से 63 तक में। 1961 से 63 तक में बर्लिन जर्मनी की राजधानी, वहाँ पर एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे कि इधर हो गया पश्चिमी जर्मनी, इधर हो गया पूर्वी जर्मनी, दो जर्मनी। इसके बाद में दीवार खड़ी करने के बाद में ही पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी अस्तित्व में आए थे 1963 में। यूएसएसआर ने कर दी बर्लिन में दीवार खड़ी। उसके बाद आता है क्यूबा मिसाइल संकट। ज़्यादातर तो इसका सन पूछते हैं 1962 में। ये शीत युद्ध के दो भाग है, प्रथम शीत युद्ध, दूसरा शीत युद्ध। ये प्रथम शीत युद्ध की चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। ये सबसे भयानक समय था उस समय का, 1962 का समय बहुत भयानक था। इसमें तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर, बिल्कुल आंखों के सामने था, बिल्कुल कि अब तो ये होने ही वाला, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। फिर भी उस समय स्टालिन के उत्तराधिकारी थे निकिता ख्रुश्चेव। उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे निकिता ख्रुश्चेव और अमेरिका के थे जॉन एफ कैनेडी। दोनों देशों के नेताओं ने समझदारी दिखाई और अपने अपने हथियार और सेनाएं वहाँ से हटा ली। क्यूबा मिसाइल संकट, ये नाम से स्पष्ट है कि क्यूबा में मिसाइल लगा दी गई दोनों तरफ से, इधर से सोवियत संघ ने, इधर से यूएसए ने परमाणु मिसाइलें लगा दी थी कि परमाणु हमला होगा सीधा। लेकिन फिर दोनों देशों के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने अपनी सूझबूझ से इस संकट को टाल दिया। और फिर इसके बाद में एक शब्द आता है दितांत। दितांत शुरू हुआ। दितांत मतलब यह शिथिलता। शिथिलता भी कैसे? तनाव शिथिलता, तनाव में शिथिलता। दितांत एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द है दितांत, जिसे इंग्लिश में डिटेंट भी कह सकते हैं। डिटेंट या दितांत जिसे कहते हैं तनाव शिथिलता। तनाव शिथिलता, इस समय तनाव में शिथिलता आ गई
तनाव से डिटेंट काल कब तक रहा? 1962 क्यूबा मिसाइल संकट से लेकर 62 के बाद 63 मान लो 63 से लेकर जब तक कि सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप नहीं किया। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने पर दूसरा शीत युद्ध शुरू होता है। तब तक डिटेंट की अवस्था रही। यहाँ पर क्यूबा मिसाइल संकट के बाद में डिटेंट की अवस्था रही। डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिका ने हस्तक्षेप कब किया? 1965 में। ये सन याद रखना, 1965। चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1968 में। राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा हुआ 1972 में। उसी समय थोड़ा सा उससे पहले से अमेरिका और जनवादी जो चीन है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे साम्यवादी चीन भी कहते हैं, उनके खिलाड़ी थे टेबल टेनिस के खिलाड़ी, उनके बीच में मैच हुआ था जिसे कहते हैं पिंग पोंग कूटनीति, पिंग पोंग डिप्लोमेसी। कब हुई थी? 1971 में पिंग पोंग डिप्लोमेसी। पिंग पोंग डिप्लोमेसी क्या है? तो यूएसए और चाइना, साम्यवादी चाइना या जनवादी चीन जिसे कहते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसे कहते हैं, उसके बीच में टेबल टेनिस का मैच हुआ और उस समय उनके बीच में मित्रता के हाथ बढ़ाए गए, उसे कहते हैं पिंग पोंग डिप्लोमेसी। और अमेरिका ने जनवादी चीन को मान्यता नहीं दी थी, 1971 तक मान्यता नहीं दी। उसके स्थान पर जो चीनी गणतंत्र है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम ताइवान भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ताइवान। ताइवान ही सुरक्षा परिषद का, सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य था। रिपब्लिक ऑफ चाइना यूएनओ का जो सदस्य होता है वो भी ताइवानी था उस समय तक, लेकिन 1971 से ताइवान की सदस्यता पूर्ण रूप से हटा दी गई। पूरे यूएनओ का सदस्य भी नहीं रहा, यूएनओ का सदस्यता हटा दी गई, सुरक्षा परिषद से भी बाहर निकाल दिया गया और उसके स्थान पर जनवादी चीन, साम्यवादी चीन, रिपब्लिक, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहाँ पर इसमें पीपल्स रिपब्लिक आता है, पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब साम्यवादी चाइना जिसे कहते हैं हम, साम्यवादी चाइना। सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप 1979, ये है बहुत इम्पोर्टेंट। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया और अपनी पसंद की सरकार स्थापित कर दी। इसी के कारण दूसरा शीत युद्ध शुरू होता है। डिटेंट का जो काल था वो अब समाप्त हो गया और अब उसके स्थान पर दूसरा शीत युद्ध शुरू हुआ। दूसरा शीत युद्ध और प्रथम शीत युद्ध में एक अंतर, मोटा एक अंतर यह है कि पहला शीत युद्ध जो था वो तो था विचारधाराओं का युद्ध था, विचारधाराओं का युद्ध, पूंजीवाद और साम्यवाद का युद्ध था, पूंजीवाद और साम्यवाद का युद्ध था। लेकिन जो दूसरा शीत युद्ध है वो सीधा सीधा यूएसएसआर और यूएसए, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच का सीधा युद्ध था, ये न कि विचारधाराओं का युद्ध था। 1962 में क्यूबा में मिसाइल प्रेशर आई, पहले हमने देख लिया, ये डिटेंट की बात है, डिटेंट हो गया, भय का वातावरण था। 1962-19 तक शीत युद्ध बिल्कुल बंद हो गया, जिसे हम डिटेंट कहते हैं। इसके बारे में आप देख लेना, ये मैं पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये हो गया, इसका डिटेंट हो गया। तनाव शैथिल्य कहते हैं, डिटेंट एक प्रकार फ्रेंच भाषा का शब्द जिसका होता है तनाव से मुक्ति, तनाव से मुक्ति या तनाव शिथिलता भी कहते हैं, तनाव शैथिल्य भी कहते हैं इसको। और इंग्लिश में इसका अर्थ है रिलीज फ्रॉम टेंशन, टेंशन से मुक्ति, तनाव से मुक्ति। अब आगे हुआ, राष्ट्रपति बने यूएसएसआर के गोर्बाचोव। गोर्बाचोव जब राष्ट्रपति बने तो ये बहुत ही एक युगांतकारी जिसे कहते हैं हम ऐतिहासिक घटना बन गई, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सुधार किया। उस समय यूएसएसआर ने जो परमाणु हथियारों पर अमेरिका से विरोध करने के लिए अलग अलग तरह के जो कार्य किए थे, उससे उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। तो गोर्बाचोव चाहते थे कि शीत युद्ध किसी भी प्रकार समाप्त हो जाए और हमें अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़े। उन्होंने उस समय शिक्षा पर बहुत कम खर्च, सारा खर्च परमाणु हथियारों पर। आगे स्टार वार्स कार्यक्रम भी किए थे 1983 में, ये डेट याद रख लो, स्टार वार्स कार्यक्रम 1983 में शुरू कर दिया था। किसने? रोनाल्ड रीगन ने, यूएसए के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन। 1983 में उन्होंने किया था स्टार वार्स का कार्यक्रम।
ये काफ़ी सारी परीक्षा में पूछा जा चुका है। स्टार्स वार किसने शुरू किया? स्टार वार शुरू किया हमारे यूएसए के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन आर ने शुरू किया स्टार वार शुरू हुआ। इसमें यह था कि परमाणु मिसाइलें का बहुत ज़्यादा परीक्षण होने लगे, पर अलग अलग रॉकेट लॉन्च करने लगे और उसका ये प्रकार का दोनों में प्रतिस्पर्धा चलने लगी। इसलिए सोवियत संघ ने भी चाहा कि हमारी अर्थव्यवस्था इतना भार नहीं झेल पा रही है, इसलिए गोर्बाचेव ने 1985 में राष्ट्रपति बनते ही दो प्रकार की स्कीमें निकाली, दो प्रकार की योजनाएं निकाली, जिसे हम कहते हैं पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। ये दो चीज़ें हैं यूएसएसआर से संबंधित है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका में होते हैं सुधार के लिए थी ये, पेरेस्ट्रोइका सुधार के लिए पुनर्निर्माण होता था, इसमें पुनर्निर्माण जैसे लोकतंत्र को महत्व देना। और ग्लासनोस्ट में ये खुलापन है, खुलापन मतलब इसमें छूट दी जाती थी मीडिया को, कि आप मीडिया को स्वतंत्रता की बात की गई कई प्रकार। इससे ये हुआ कि वहाँ पर जिस प्रकार लोकतांत्रिक देशों में जो व्यवस्था होती है वही व्यवस्था अब सोवियत संघ में भी होने लगी थी। इसे सुधार की नीतियाँ कहते हैं इसको। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट दोनों यूएसएसआर से संबंधित हैं और शीत युद्ध के दौरान ये की गई। फिर बर्लिन दीवार का गिरना, बर्लिन की दीवार, बर्लिन के निवासियों ने, जर्मनी के निवासियों ने, दोनों तरफ के पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों मिलकर इस दीवार को इन्होंने हटा दिया। पूर्वी जर्मनी पश्चिमी कब हटाया? 1989 में। 1989 याद रखना हमें ये, और तारीख है 9 नवंबर। तारीख भी पूछ सकते हैं, तारीख से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सन इम्पोर्टेंट है 1989 में। फिर जर्मनी का एकीकरण हो गया 1990 में, एकीकरण हो गया 1 जुलाई 1990 को एकीकरण हो गया। 1 अक्टूबर को यहाँ पर एक चांसलर दोनों का संयुक्त जर्मनी, जिसे कहते हैं संयुक्त जर्मनी का चांसलर बन गए हेलमुट कोल। पश्चिम जर्मनी एकीकरण हो गया, मतलब पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी दोनों का, जर्मनी का एकीकरण संयुक्त जर्मनी जिसे हम कहते हैं। सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध का अंत हो गया। ये घटना हुई 1991 में। 1991 में रूस में यूएसएसआर अब बन गया रूस, उसका उत्तराधिकारी रूस कहते हैं। इसके कई भाग हो गए, इनका बंटवारा अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। यूएसएसआर किस प्रकार से टूटा, कौन कौन से देशों से कौन कौन से देश बने, चेकोस्लोवाकिया से चेक और स्लोवाकिया अलग अलग हो गए, इस प्रकार यूगोस्लोविया के 5 भाग हो गए। सब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा पहला वीडियो है, इसमें कुछ गलतियां भी हो रखी हैं, लेकिन इसमें सुधार की हम आशा करते हैं। धन्यवाद।